हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मित्र एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और आज आपकी एग्जांपल स्टोरी वाली क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहने वाला है हमारा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एज वेलफेयर ऑफ इंडेक्स। और तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। आप अगर पहली वीडियो देखोगे इसकी तो आपको समझ आ जाएगा, एक थ्योरी वाली और एक प्रैक्टिकल वाली। तो आज तीसरी क्लास है थ्योरी वाले की। इसके बाद एक क्लास और लेकर आऊंगा, देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां पर एक है नॉमिनल जीडीपी एंड एक है रियल जीडीपी। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी को हम लोग समझते हैं और फिर रियल जीडीपी को समझते हैं। तो यहां पर नॉमिनल जीडीपी और यहां पर रियल जीडीपी। ठीक है, अब देखो क्या है कि नॉमिनल का मतलब होता है वास्तविक, या जो रियल ना हो या नाम मात्र की। ठीक है, अब देखिए होता है क्या, इसको समझते हैं कि व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस, जब जीडीपी को करंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाए तो उसे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल और स्टोरी से आपको ये समझाऊंगा, इन पिक्चर्स का कैसे यूज करना है अभी बताऊंगा आपको। और व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइस, कि जब जीडीपी को एक बेस ईयर या कांस्टेंट ईयर प्राइस मानकर जब मेजर करते हैं तो उसे हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। अगर करंट में मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर जो बेस ईयर लिया जा रहा है वो 2011 और 12 लिया जा रहा है। ठीक है, अब इन पिक्चर्स का क्या यूज है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि इसके पास कम वेल्थ है और इसके पास ज्यादा वेल्थ है, आप देख पा रहे हो। ये एक बैगर है और ये एक रिच पीपल है। तो क्या ये जो बंदा है ये वेल्थी एक दिन में बन गया होगा? नहीं बना होगा। ये बैगर एक दिन में रिच बन गया होगा? नहीं बना होगा। इनमें क्या लगा होगा? टाइम लगा होगा। ठीक है, तो अगर हमें रियल ग्रोथ को जानना है तो हमें उसे एक बेस ईयर या कांस्टेंट ईयर पर मेजर करना पड़ेगा कि यार 5 साल पहले मैं ये था, 5 साल पहले मैं भिखारी था और 5 साल मैंने जबरदस्त मेहनत की और मैं क्या बन गया? अमीर आदमी बन गया। यार अभी मैं पढ़ने में ठीक नहीं हूं, ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूंगा तो हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में मैं अच्छे नंबर ले आऊं, ऐसा हो सकता है। तो हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम हम किस में दे रहे हैं? रियल में दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि ये बेटर मेजर है, बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। नॉट अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब अगली बात समझना आप लोग। अगली बात क्या समझोगे कि देखो नॉमिनल जीडीपी में जो चेंजेस आएंगे वो किसकी वजह से आ सकते हैं? हो सकता है प्राइस चेंज हो गया हो, कि प्राइस की चेंजेस होने की वजह से जीडीपी बढ़ गई हो, या आउटपुट के चेंजेस होने से जीडीपी बढ़ गई हो, या दोनों के चेंजेस होने से जीडीपी बढ़ गई हो। तो नॉमिनल जीडीपी में चेंजेस किसकी वजह से आएगा? प्राइस में चेंजेस या आउटपुट में चेंजेस, और चेंजेस इन बोथ। जबकि जो बेस ईयर वाला है, जो रियल जीडीपी है, उसमें चेंजेस किसकी वजह से आएगा? सिर्फ फिजिकल आउटपुट या आउटपुट में चेंजेस की वजह से। क्योंकि प्राइस इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम प्राइस को एक कांस्टेंट ईयर पे मान रहे हैं और वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो जब आउटपुट में चेंजेस हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट में चेंजेस हो रहा है, तो इससे जो ग्रोथ होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रियल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। ठीक है, तो इसको आप लोग यहां पर देख लीजिए।
It refers to market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in a year measured at current year price. अब जीडीपी का मतलब ही क्या होता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसमें जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसी की टोटल मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी को अगर हम लोग करंट ईयर पे मेजर करें तो नॉमिनल जीडीपी, और उसी जीडीपी को अगर हम कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस पे मेजर करें तो क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी चेंजेस व्हेन आइदर द फिजिकल आउटपुट और प्राइस और बोथ चेंजेस, बताया मैंने। जबकि रियल जीडीपी में किसकी वजह से चेंजेस हो रहा है, ओनली फिजिकल आउटपुट चेंजेस, ठीक है। इट इज नॉट गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का ये अच्छा मेजर नहीं है, जबकि ये बेटर मेजर है। आप इतना भी लिख दोगे ना तब भी चल जाएगा एग्जाम में, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना भी लिख दोगे तब भी एग्जाम में चल जाएगा। इट इज नॉट यूजफुल फॉर मेकिंग पीरियोडिक कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको जो इमेजेस दिखाई थी उसके थ्रू हमने इस चीज को समझा था। इट इज बेटर मेजर टू पीरियोडिक कंपैरिजन। अब आजकल मैं थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव देख रहा हूँ, सीबीएसई जो है थोड़े से केस स्टडी बेस्ड या थोड़े बहुत नाम चेंजेस करके क्वेश्चंस पूछ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी निकालना तो कैसे निकालोगे कि करंट ईयर क्वांटिटी, इस साइन का मतलब होता है सम, कि प्लस करना है। तो करंट ईयर क्वांटिटी, और उस करंट ईयर क्वांटिटी को अगर आप करंट ईयर प्राइस से मेजर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। वहीं रियल जीडीपी क्या है कि करंट ईयर क्वांटिटी को अगर बेस ईयर प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रियल जीडीपी मिल जाएगा। कि होप सो कि इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के कंसेप्ट को, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो फिजिकल आउटपुट में चेंजेस है, जो रियल चेंजेस हो रहा है, ठीक है, उसी को शो करता है। इसको शो करता है जीडीपी डिफ्लेटर जो है रियल चेंजेस को। अब ये रियल चेंजेस क्या है, तो चेंजेस इन फिजिकल आउटपुट, इसको शो करता है। और फिजिकल आउटपुट चेंजेस क्या है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है, उसको आगे समझते हैं। अब देखिए क्या है कि जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप द जीडीपी, ठीक है। किसको मेजर कर रहा है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप द जीडीपी, की जो जीडीपी बनाती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जिससे मिलकर जीडीपी बनता है, उसके एवरेज प्राइस लेवल्स को क्या करता है, ये मेजर करता है। इट इज यूज टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, ये प्राइस चेंजेस के इफेक्ट को खत्म करता है और डिटरमाइन द रियल चेंजेस इन फिजिकल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट में रियल चेंजेस को क्या करता है, ये मेजर करता है। अब अगर हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो एक फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का। वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमें एग्जाम में इनमें से दो चीजें गिवन हो और एक फाइंड आउट करने को आ जाए, तो आप कैसे करोगे कि जैसे मान लो हमें नॉमिनल जीडीपी निकालने को आ जाए, तो आप कैसे निकालोगे कि जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय रियल जीडीपी और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको रियल जीडीपी निकालने को आ जाए तो आप क्या करोगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब आजकल ट्रेंड बदल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर को करंट प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो बात वही है कि जैसे मान लो कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, तो करंट प्राइस पे जो मेजर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल बोलते हैं। तो ऊपर क्या हो गया, नॉमिनल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो ये क्या हो गया, रियल नेशनल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100।
तो इसी को हम लोग नॉमिनल जीडीपी भी रख सकते हैं, रियल जीडीपी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क्स में आ जाए या एग्जामिनर का मन हुआ 2 मार्क्स में देने का, तो वो दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पर बढ़ रहे हैं, और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? जीडीपी एज वेलफेयर ऑफ इंडेक्स। देखिए बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से समझना कि पहली बात तो ये कि वेलफेयर का मतलब क्या होता है। तो देखो, वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलबींग ऑफ पीपल, या लोगों का कल्याण। अगर लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, उन्हें वाटर की फैसिलिटी मिल रही है, हेल्थ की फैसिलिटीज मिल रही है, फूड मिल रहा है, क्लॉथ मिल रहा है, तो ये सब लोगों का क्या है? वेलबींग है, या हम कह सकते हैं कि लोगों का कल्याण हो रहा है। ठीक है, कल्याण मतलब वेलफेयर हो रहा है। अब जीडीपी के साथ ये कैसे लिंक है, तो समझना। देखो, जीडीपी क्या होता है? हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो मैंने क्या बताया कि जो तीनों सेक्टर हैं, इसमें जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसके टोटल मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, और एक टर्म होता है पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या होता है कि नेशनल इनकम या जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, नेशनल इनकम या जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो अब क्या है कि इससे ये पर कैपिटा इनकम से क्या पता चलता है? पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जनरली क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि देखो, मान लो 100 जीडीपी थी और 50 पॉपुलेशन था, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2। तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर मान लो पॉपुलेशन 125 हो जाए, क्या हो जाए? पॉपुलेशन 125 हो जाए, सॉरी, जीडीपी 125 हो जाए और पॉपुलेशन हमारी 55 हो जाए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी? 2 से ज्यादा आएगी। ठीक है, क्या आएगी? ये 2 से ज्यादा आएगी। ठीक है, ये ज्यादा वैल्यू होगी, पहले वाले से तो ज्यादा है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब क्या हुआ कि हमने ये देखा कि पहले 2 था, अब 2 से ज्यादा हो गया। तो ये क्या हो गया कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गई। ठीक है, तो जब हायर जीडीपी होगा तो जनरली ये समझा जाता है कि उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उसकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वो ज्यादा होगी, कि हर इंसान को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। पर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके क्या है? कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो उन लिमिटेशंस को हम लोग इन इमेजेस के थ्रू समझने वाले हैं। अब देखो क्या है, जो हमारी जीडीपी बढ़ती है, क्या होती है? जो हमारी जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े। कैसे? इस इमेज को लेते हैं, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को बता रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग किसमें शामिल नहीं करते? जीडीपी में शामिल नहीं करते। कि नो डाउट कि अगर जीडीपी में ग्रोथ ज्यादा है और पॉपुलेशन में ग्रोथ कम है, तो इससे जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ेगा, तो इससे लोगों का कल्याण होगा। बट वहीं अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए, क्या हो जाए कि पॉपुलेशन में ग्रोथ जीडीपी के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे लोगों का तो कल्याण नहीं हुआ, इवन लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज कम मिलेंगे, तो इससे तो लोगों का ग्रोथ क्या हो गया? कम हो गया, वेलफेयर कम हो गया। बात समझ आ गई? दूसरी चीज, जैसे आप लोग ये देख पा रहे हो ये पिक्चर्स, तो आप लोग इसको अलग अलग तरीके से ले सकते हो। तो जैसे मान लो कि जो हमारे घर में हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, वाइफ हो गई, ठीक है, वो हमारे लिए फूड बनाती हैं, हमारे कपड़े धोती हैं, या दूसरे काम करती हैं घर के, या हम खुद अपने घर में हमने खुद से पंखा ठीक कर लिया, हमने एसी को सर्विस कर ली, तो इसके बदले में हमें पेमेंट नहीं मिल रही है, या हम अपने जो मदर हैं, सिस्टर हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं दे रहे। ठीक है,
पर इनकी सर्विसेज को जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता। पर वहीं अगर ये लोग होटल में काम करने लग जाएं या मैं किसी बाहर वाले के एसी फ्रिज रिपेयर करने का काम शुरू कर दूं तो मुझे पेमेंट मिलेगी, वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। पर इनकी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती तो इसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। तो ये भी कल्याण का सूचक नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, अब आप सबको पता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखो, जैसे फूड आइटम हो गए, क्लॉथ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पुलिस, मिलिट्री, अदर। तो देखो, लोगों के कल्याण में अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन दोनों में से किसका होगा, तो आप कहोगे कि लोगों के वेलफेयर में या वेलबींग में इसका कंट्रीब्यूशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो अगर मान लो कि जीडीपी बढ़ रहा है और इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा है तो नो डाउट कि लोगों का वेलफेयर होगा। पर वहीं अगर इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो लोगों का वेलफेयर कम होगा। ठीक है। ये जो पिक्चर है ये एक्सटर्नलिटीज में मैं लगाऊंगा, ये आगे आप लोगों को समझाऊंगा। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ जो स्टार्टिंग में आप लोग देख पा रहे हो, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको चीजें समझाई, ठीक है, कि जीडीपी इज यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का क्या मतलब होता है? वेलफेयर मींस सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल। It is influenced by many factors like consumption level, types of goods and services consumed, environment pollution, law and order situation, etc. Higher GDP is generally taken as greater welfare of people. However, GDP may not be taken as satisfactory measure of economic welfare and due to कुछ limitation. तो यहाँ पर आता है कि does not include the rate of growth of population। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका सार इसकी पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पर मिल जाएगी आपको। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहे। तो डज नॉट इंक्लूड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो वही वाली बात मैंने बताई। अब देखो ध्यान से, एन इंक्रीज इन द पर कैपिटा रियल जीडीपी, पर कैपिटा रियल जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इंक्रीज होगा। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है रियल जीडीपी से, तो इससे क्या होगा कि जो पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम हो जाएगा, तो लोगों का कल्याण होना कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डज नॉट रिफ्लेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब इस पॉइंट को समझ लेना कि जैसे जीडीपी है तो आपको पता है कि अमीर लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो उनके बिजनेस करने की वजह से उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा है। ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी इनकम, उनके सामान बेचने, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने में ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है, उसकी वजह से जीडीपी बढ़ा हो। तो बेनिफिट किसका हो रहा है? अमीर लोगों का। इनकम उनकी बढ़ी, वो रिच थे और ज्यादा रिच हो गए, जबकि पुअर जो लोग हैं उनकी कंडीशंस तो वैसी ही रही। ठीक है। तो आप देखोगे कि डज नॉट रिफ्लेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है। उसके बाद डज नॉट इंक्लूड नॉन इकोनॉमिक और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। तो इसमें जो मदर वाला, सिस्टर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। आप एज इट इज उन सारी चीजों को लिख सकते हो। डज नॉट कंसीडर चेंजेस इन प्राइस। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है प्राइस में चेंजेस की वजह से या प्राइस के इंक्रीज होने से, तो आपको पता है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो जो पुअर लोग हैं हो सकता है कि वो अफोर्ड ना कर पाए,
जो नए प्राइस पे कोई गुड्स मिल रहा है उसको, तो इससे वेलफेयर हुआ उनका? नहीं हुआ। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, तो जो मैंने आपको बताया था कि जैसे क्लॉथ हो गया, फूड आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, अगर इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जीडीपी में, जीडीपी अगर बढ़ रहा है और इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो इससे लोगों का वेलफेयर होगा। पर अगर आप देखोगे कि पुलिस सर्विस हो गया, मिलिट्री सर्विस हो गया, ठीक है, में कंपैरेटिवली कंट्रीब्यूट लेस, ये कम करते हैं, तो इससे लोगों का वेलफेयर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रोडक्ट्स इन जीडीपी में बी नेगेटिव। अब आप देखोगे कि जैसे मान लो कि जीडीपी बढ़ा शराब बेचने की वजह से बढ़ा, या सिगरेट वगैरह बेचने की वजह से बढ़ा, तो आपको पता है कि इससे हेल्थ जो है हार्म होती है। हेल्थ हार्म होती है तो लोगों की प्रोडक्टिविटी फॉल होती है, लोगों की प्रोडक्टिविटी फॉल होती है तो वो इनकम ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते। तो इससे कहीं ना कहीं जीडीपी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो उसी चीज की इसके अंदर क्या की गई है? बात की गई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक्सटर्नलिटीज। क्या है? एक्सटर्नलिटीज। यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसको आप लोग देख लोगे, और ये अकेले ही 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नलिटीज, जीडीपी एक्सटर्नलिटीज को इंक्लूड नहीं करता। देखो एक्सटर्नलिटीज क्या होती है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके लिए हम कुछ पे नहीं करते या कुछ हमें पेमेंट रिसीव नहीं होती, ठीक है, पर उसके लिए हमें क्या है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, हमारे साथ हार्म हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। या हमारे साथ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है समझिएगा। एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने पार्क्स बना दिए, पार्क्स में लोग जाएंगे सुबह सुबह, अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे, हेल्थ अच्छा होने से वो ऑफिस वगैरह में अच्छा काम कर पाएंगे, जिससे उन्हें इंसेंटिव मिलेगा या अच्छी सैलरीज मिलेगी, जिसके लिए उन्होंने पे नहीं किया गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट ने पार्क बना दिया, उसकी वजह से उन्हें इनकम जनरेट होने लग गई और अच्छी इनकम जनरेट होने लग गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। वहीं अगर आप देखोगे कि मान लो कोई फैक्ट्रीज है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात कर रहा हूँ, कोई फैक्ट्रीज है, अब फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है कि उससे केमिकल निकल रहा है या धुआं निकल रहा है, तो सोसाइटी क्या हो रही है? बीमार पड़ रही है, और सोसाइटी हॉस्पिटल में जाके पे कर रही है, अपना खर्च कर रही है, जबकि जो फैक्ट्री वाले ने सोसाइटी को पे नहीं किया कि भैया आप जाकर इलाज करवा लो, तो लोग अपनी जेब से खाली कर रहे हैं, तो ये क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो यहाँ पर अब आप लोग देखोगे, ठीक है, कि एक्सटर्नलिटी रेफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म accompanying the production process for which no payment is made or received. ठीक है, they are excluded from the estimation of GDP। तो दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव क्या होता है कि दीज आर दी बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स होता है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी although they result in increase in welfare। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, जिससे हम अपने ऑफिस जल्दी पहुंच गए, या हाईवेज ने हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर दिया, हमारे टाइम को रिड्यूस कर दिया, जर्नी के टाइम को, तो उससे हमें बेनिफिट्स मिले। ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो दीज आर नेगेटिव इफेक्ट्स। अब देखो क्या है कि आगे देखना कि विच अकम्पनी द प्रोडक्शन प्रोसेस and decreases the welfare of the people for which they are not penalized. For example, environment pollution caused by industries plants. The output produced by the plants in the included in GDP, but decreases in the welfare arising out of pollution of water, air caused by plants is not considered in the estimation of GDP. This pollution adversely affects the health of the people, ठीक है, और उससे पीपल पे करते हैं, तो वेलफेयर तो नहीं हुआ। ठीक है, तो होप सो कि इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।